हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा देखिए चैप्टर है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं और आप देखेंगे कि 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और देखिए जो आपका आईटीसी चैप्टर है, जो कि मेन चैप्टर है, देखिए जहाँ पर 8 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के अंदर भी इस चैप्टर से देखिए कुछ ना कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। तो क्या होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब और किस तरीके से ये डिटरमाइन की जाती है, इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर मैं आपको देखिए रिकॉल करूं अपने सीक्वेंस को जो कि हमने पढ़े हैं चैप्टर वाइज, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि सर सप्लाई शब्द का मतलब क्या होता है। जहां पर हमने सेक्शन 7 देखा था कि सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वहां पर आपने देखा कि ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास को भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस इनकॉर्पोरेट किया था सप्लाई के अंदर। वहां पर आपने देखा कि कब कुछ एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस को सप्लाई कहा जाएगा, अगर बिना कंसिडरेशन के हैं तब भी कहा जाएगा, जिसमें हमने शेड्यूल 1 देखा था। इसके बाद अपने शेड्यूल 2 देखा, जिसके अंदर हमें यह बताया गया कि कौन सी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करना है और किनको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करना है। इसके बाद आपने शेड्यूल 3 देखा, जिसमें हमने देखा था कि कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन्हें सप्लाई ही कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर आप सेकंड चैप्टर पे आओ तो वहां पर हमने क्या बातें देखी थी, चार्ज अंडर जीएसटी, कि फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी या फिर रिवर्स चार्ज के अंदर। फॉरवर्ड चार्ज का क्या मतलब होता था, जब सप्लायर ही गवर्नमेंट को आगे टैक्स पे करता है तो हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड चार्ज का केस है। लेकिन जब रिसिपेंट के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि रिटर्न फाइलिंग की, रजिस्ट्रेशन की, टैक्स पेमेंट की गवर्नमेंट को, तो हम कहते हैं कि ये रिवर्स चार्ज का केस है। वेरी सिंपल, जैसे कि ए और बी 2 पर्सन है, ए ने सप्लाईज करी, बी ने सप्लाईज रिसीव करी। अब बी ए को पेमेंट करेंगे और अगर ए यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं देखिए इन सप्लाईज के ऊपर, तो हम कहेंगे फॉरवर्ड चार्ज का केस है। लेकिन अगर बी पे कर देता है गवर्नमेंट को टैक्स तो हम कहेंगे कि रिवर्स चार्ज का केस है। तो आपने पूरा चार्ज अंडर जीएसटी के अंदर ये चीजें पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ा था, जहां पर हमें पता लगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे रखी है, मतलब वहां पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। तो अगर आप ऊपर से नीचे तक देखिए सीक्वेंस को देखें, सबसे पहले सप्लाई बताया गया, फिर आपको चार्ज बताया गया, फिर आपको एग्जेम्पशंस बताई गई। अब फिर आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताया गया कि किस टाइम पे सप्लाई हो रही है। तो वो आपने सेक्शन 12 सेक्शन 13 देखा, जिसमें सेक्शन 31 की रेफरेंस आई थी। तो अब हम यहां पर जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। कि सर आपको पता लग गया कि सप्लाई क्या होती है, आपको ये पता लग गया कि ये रिवर्स चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज है, आपको ये पता लग गया कि ये एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, आपको ये पता लग गया कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और वैल्यू ऑफ सप्लाई हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे किसी सप्लाई की वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं उसके ऊपर जीएसटी कैसे चार्ज कर सकता हूं, क्योंकि जीएसटी का रेट तो वैल्यू के ऊपर लगेगा। अब हम इसी चीज को यहां पर समझने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है और किस तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाती है। फाइनल लेवल पे देखिए आप इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ने वाले हो। यहां पर जितनी चीजें बताई गई हैं आपके सिलेबस के अंदर रेलेवेंट जो है, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा यहां पर क्या बनेगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, जो कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के अंदर बताई गई है। इसके बाद सबसेक्शन 2 आता है इसके अंदर, जो कहता है कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड करना है। वेरी सिंपल। इसके बाद थर्ड चीज आती है कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिन्हें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते वक्त माइनस करना है। ये आ गया सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। तो सबसे पहले मतलब, उसके बाद कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है और उसके बाद कौन कौन सी चीजें माइनस करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को देखिए एक ब्रीफ मिल गया होगा इस चैप्टर का और किस तरीके से सीक्वेंस देखिए है आपके कोर्स का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं कि सप्लाई शब्द का क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए गवर्नमेंट ने कहा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है ट्रांजैक्शन वैल्यू। सर ये कैसी बात हुई, एक सवाल के जवाब में एक और सवाल आ गया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज आप रिसीव कर रहे हो उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। और इसका मतलब क्या है, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू का क्या मतलब है कि प्राइस जो आपने एक्चुअली पे कर दिया या फिर इन फ्यूचर आप पे करोगे। तो देखिए प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसके साथ साथ क्या बताया गया यहां पर कि सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए, सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज क्या बताई गई, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर दी सप्लाई, मतलब जो प्राइस है वही और सिर्फ वही आपका यहां पर सोल कंसिडरेशन है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है।
अब सर यहाँ पर तो कुछ सवाल और उठे। पहला सवाल तो हमें ये समझ में आ गई, पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है ट्रांजैक्शन वैल्यू, और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है जो भी प्राइस हमें पे करना है या हमने पे कर दिया है किसी सप्लाई के रिस्पेक्ट में। इसके साथ साथ सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? इफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर रिलेटेड। और सर इस रिलेटेड शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए, जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रिलेटेड पर्सन, तो हमने देखा था, जैसे कि मैं आपको रिकॉल कराऊं, ए और बी, देखिए ये दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड हम नाम दे देते हैं और इसका नाम है बी लिमिटेड, और मिस्टर एक्स देखिए दोनों कंपनियों में डायरेक्टर हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड आपस में रिलेटेड कंपनी है। पर्सन ऑफ सेम फैमिली, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, देखिए ये आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने वहां पढ़ी थी। तो यहां पर जो बात बताई गई, कहा कि सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। तो अगर ये रिलेटेड है तो क्या होगा? और इफ प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन, इसका क्या मतलब होगा कि अगर रिलेटेड पर्सन है तब क्या होगा, और अगर सोलो कंसिडरेशन प्राइस नहीं है तो क्या होगा? तो देखिए, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सीए फाइनल के अंदर बताया गया है। हमें यहां पर सिर्फ यही देखना है कि आपने देखिए प्राइस पे कर दिया हो या पेबल हो, वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, और सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब इस चीज को हम एक छोटे से एग्जांपल से और समझ सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि क्या मतलब है कि प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को समझने के लिए। वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बस एक ब्रीफ देना चाहता हूं। देखिए, वैल्यूएशन रूल्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो आप आगे पढ़ने वाले हो। तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मिस्टर ए, मिस्टर बी की देखिए हार्डवेयर की शॉप है और मिस्टर बी की क्लोथ्स की शॉप है। अब मिस्टर ए ने देखिए इनसे क्लोथ्स परचेज करे और मिस्टर बी ने देखिए इनको पेंट सप्लाई किया और मिस्टर ए ने इनको क्लोथ्स। अब आप कहोगे कि यहां पर तो ये बार्टर सिस्टम हो गया। तो इस तरीके की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें प्राइस देखिए सिर्फ कंसिडरेशन नहीं है। सपोज अगर मैं कहूं कि यहां पर जो पेंट दिया गया वो 15,000 रुपए का था और मिस्टर ए कहते हैं कि सर ऐसा है कि मैं आपको पेंट की जगह पर 10,000 रुपए तो कैश में पे कर देता हूं और बाकी के 5,000 रुपयों के लिए 5,000 बैलेंस के लिए मैं आपको और आपकी फैमिली को क्लोथ दे देता हूं। तो इस तरीके की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है इनकी वैल्यू को, ताकि यहां पर जीएसटी के अंदर टैक्सेबिलिटी अराइज की जाए, ये आप वैल्यूएशन रूल्स के अंदर पढ़ोगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे लिए जो यहां पर रेलेवेंट है वो क्या है कि सर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है ट्रांजैक्शन वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। वेरी वेरी सिंपल। तो ये था आपके देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान सा देखिए आपका चैप्टर है। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? सर सेकंड क्वेश्चन था कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना है, जो कि हमें बताया गया सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के माध्यम से। अब क्या है वो आपका देखिए। तो देखिए, पहली जो चीज यहां बताई गई, वैल्यू टू बी एडेड और इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ऑफ, लिख लीजिएगा। जितने भी हम सेक्शंस यहां पर पढ़ रहे हैं वो सीजीएसटी एक्ट 2017 के होते हैं। ये बात हमने पहली क्लास में पढ़ी थी कि हमारा जो है सीजीएसटी एक्ट 2017 है। तो इसके हिसाब से पहली चीज जो बताई गई कि जितने भी टैक्सेस आपने पे करे हैं किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी प्रकार की आपने कोई ड्यूटी पे करी है, कोई सेस पे करा है, कोई फीस पे करी है या कोई भी चार्जेस पे करे हैं किसी भी लॉ के अंदर, उसे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपने जीएसटी एक्ट के अंदर देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या फिर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टीसीएस पे करा है, आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है, देखिए वहां पर हमने टीसीएस शब्द का जिक्र किया था, या फिर आपने जीएसटी के अंदर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पे किया है,
तो इसे आपको इंक्लूड नहीं करना। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है ये हमने पढ़ा था, देखिए पहली क्लास में। जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स को डीमेरिट गुड्स रखा था, जैसे कि आपके टबैको प्रोडक्ट्स हो गए और कुछ लग्जरियस आइटम्स थे जैसे कि महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ियां। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया था। ठीक है, तो अगर आपने सीजीएसटी एक्ट के अंदर कोई टैक्स पे करा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, या फिर इनकम टैक्स एक्ट में टीसीएस पे करा है या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पे करा है, तो उसे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का देखिए आपने आइटम परचेज किया और इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपने 10,000 रुपए की किसी भी प्रकार की कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, तो आपके लिए जो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो 1,10,000 रुपए मानी जाएगी। लेकिन सपोज इसके ऊपर अगर जीएसटी भी लगा 18% से, ठीक है जी, तो फिर वहां पर उसको नहीं ऐड करना है, तो सिर्फ 1,10,000 रुपए आपकी यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया, कौन सा ऐसा आइटम है जो आपको ऐड करना है, तो देखिए क्या कहा, एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई। कोई भी ऐसा अमाउंट जो सप्लायर को पे करना था लेकिन पे किया रिसिपेंट ने, तो गवर्नमेंट कह रही है उसे भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड कर दो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहां पर, तो देखिए यहां पर हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है इस चीज को समझने के लिए, और क्या बातें बताई गई हैं इस एग्जांपल के अंदर मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक छोटे से डायग्राम की मदद से डिस्कस करता हूं। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रैंड बिग और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी एबीसी कंपनी। अब एबीसी कंपनी देखिए अपने डीलर्स के लिए एक प्रोग्राम रखती है, डीलर्स मीट, एक वेन्यू पर जहां पर सारे डीलर्स आएंगे इनके और देखा जाएगा कि किस तरीके से बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं, जिसके लिए जो ऑर्गेनाइजर है देखिए इस प्रोग्राम को वो ग्रैंड बिग है, मतलब ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजर, अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि सर ये है सप्लायर और ये है हमारे रिसिपिएंट। वेरी वेरी सिंपल। इसके साथ साथ देखिए अब अगर यहां पर प्रोग्राम होना है, सपोज ये एक हॉल है, तो इस हॉल में कुछ डेकोरेशन वगैरह होगी, जितने भी लोग आएंगे उनके लिए देखिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, और डीलर्स मीट है तो हो सकता है देखिए वहां पर माइक्स वगैरह लगाए जाए ताकि बातचीत आपस में आसानी से की जा सके, प्रोजेक्टर्स लगाए जाए ताकि प्रेजेंटेशन वगैरह दी जा सके। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कौन अरेंज करेगा, ये ग्रैंड बिग करेंगे। अब ये सारी चीजें करने के लिए भाई अगर यहाँ पर डेकोरेशन के लिए फ्लावर लगाने हैं तो इन्हें भी किसी दूसरे पर्सन से बोलना होगा, खाने पीने के लिए देखिए कोई व्यवस्था करनी है तो किसी केटरर को देखिए इन्हें यहाँ पे रखना होगा। तो इसके लिए इन्होंने भी अलग अलग लोगों से जो है यहाँ पर बात करी कि ये काम करेंगे। ठीक है, इसी में से एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर ए, और ये यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स की सप्लाई करेंगे। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की सप्लाई करेंगे। अब होगा क्या, अगर मैं कहूं कि सपोज मिस्टर एक्स हैं वो माइक्स वगैरह की अरेंजमेंट करेंगे, मिस्टर बी हैं ये डेकोरेशन की अरेंजमेंट देखेंगे, और मिस्टर ए सॉफ्ट ड्रिंक्स दे रहे हैं, तो यहां पर इन सबको पेमेंट कौन करेगा, क्योंकि ये लोग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस की, किसको, ग्रैंड बिग ऑर्गेनाइजेशन को, और इस सप्लाई को कंसोलिडेट करके यहां पर सप्लाई दी जा रही है। तो हुआ क्या, यहां पर मिस्टर ए ने कहा कि सर जिस दिन ये कस्टमर डीलर्स मीट है वेन्यू पर जब मैं डिलीवरी करूंगा सॉफ्ट ड्रिंक्स की, मुझे अपनी पेमेंट चाहिए, मुझे अपनी पेमेंट चाहिए। एबीसी कंपनी ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिस्टर ए को जो पेमेंट है वो हम कर देंगे। अब सपोज यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजर हैं ग्रैंड बिग, ये इसके लिए अमाउंट चार्ज कर रहे हैं 1 लाख रुपीस, और जो सर सॉफ्ट ड्रिंक का खर्चा है वो बनता है 5,000 रुपए का। अब जो हमने पॉइंट पढ़ा उसमें क्या बात बताई गई थी कि कोई भी ऐसा खर्चा जो रिसिपेंट ने पे करा है, जिसे सप्लायर ने इनकर किया था, उसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए। यानी कि यहां पर जो बिल रेज होना चाहिए वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए ग्रैंड बिग के द्वारा वो 1 लाख रुपए का नहीं 1,05,000 रुपए का होना चाहिए। तो आप 1,05,000 रुपए के ऊपर जो है वो जीएसटी चार्ज करोगे, ये चीज बताई जा रही है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं ताकि और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। तो मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो। देखिए क्या बात बताई गई है, जरा ध्यान से देखिएगा। ग्रैंड बिग कॉन्ट्रैक्ट्स विद एबीसी कंपनी टू कंडक्ट अ डीलर्स मीट। In furtherance of this, Grand Biz contracts with vendor to deliver goods, services like water, soft drinks, audio system, projector, catering, flower, etc. at the venue on the stipulated date at the stipulated price. देखिए ग्रैंड बिज ने कॉन्ट्रैक्ट किया एबीसी कंपनी से कि उनकी जो डीलर्स की मीट है वो अरेंज कर देंगे, जिसके लिए देखिए इन्होंने अलग अलग वेंडर से जो है वो सप्लाईज ली है, जैसे कि वाटर की सप्लाई, सॉफ्ट ड्रिंक की सप्लाई, ऑडियो सिस्टम की सप्लाई, प्रोजेक्टर की सप्लाई, केटरिंग की, फ्लावर की,
वेन्यू पर, और इसके लिए देखिए पेमेंट कौन करेगा, ग्रैंड बिज इज लायबल टू मेक दीज पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टेड। इन सभी पेमेंट्स को, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक, ऑडियो सिस्टम, वाटर, प्रोजेक्टर, केटरिंग, फ्लावर है, इन सब के लिए ग्रैंड बिज करेगी पेमेंट। तो यहां पर ये किसका खर्चा है, ये सप्लायर का खर्चा है। आगे देखिए, द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स टू पेमेंट अपॉन डिलीवरी। सॉफ्ट ड्रिंक का जो सप्लायर है वो जिस दिन वो डिलीवरी दे रहा है उस दिन उसे पेमेंट चाहिए। एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रैंड बिज। एबीसी ने क्या कहा कि भाई जो आप ग्रैंड बिज पे बिल रेज कर रहे हो उसकी पेमेंट हम कर देंगे, यानी कि हमारे इस केस में रिसिपिएंट। आगे देखिए क्या बात बताई गई, ऑन रिसीविंग द क्रेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कह रहे हैं कि जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की क्रेट्स हमें दे दोगे, दिस अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बिज टू एबीसी कंपनी, और ये अमाउंट बिल में ऐड नहीं किया गया, बिल में नहीं दिखाया गया ग्रैंड बिज के द्वारा। तो लॉ ने क्या कहा, हाउएवर इट वुड बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय ग्रैंड बिज टू एबीसी कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। इसको आपको बिल ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड करना होगा, वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा, और पूरी पेमेंट के ऊपर यहां पर ग्रैंड बिज जो है वो जीएसटी चार्ज करेंगे। तो जो पॉइंट आपने पीछे देखा था कि कोई भी ऐसा खर्चा जो सप्लायर ने इनकर किया है और उसकी पेमेंट रिसिपिएंट कर रहा है, उसे आपको ऐड करना है। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें बताई गई है कि और कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त, डिटरमाइन करते वक्त ऐड करना है। तो देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बात बताई गई है, ऑल द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विल बी इंक्लूडेड। जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड करने हैं, जैसे कि कमीशन हुआ, पैकेजिंग हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ, टेस्टिंग हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, लोडिंग हुआ, डिजाइनिंग हुआ, एक्सेट्रा। भाई कस्टमर ने सामान मांगा और कहा कि सर मुझे पैक करके दीजिएगा डब्बों में, तो ये किस तरीके का खर्चा है, ये इंसिडेंटल एक्सपेंस है, और इसके बिना आप यहां पर सप्लाई कर ही नहीं सकते हो। इंस्टॉलेशन का खर्चा हो रहा है जो, वहां पर आप उसको टेस्ट करके दिखाओगे कि सर ठीक तरीके से आपकी मशीनरी या जो भी आपने आइटम मंगवाया वो काम कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके के जो खर्चे हो रहे हैं ये इंसिडेंटल खर्चे हैं, और इन खर्चों के बिना आप सप्लाई को नहीं कर सकते। देखिए नेसेसरी टू मेक दी सप्लाई, तो गवर्नमेंट कह रही है कि यहां पर आपको इन खर्चों को भी ऐड करना होगा। देखिए एनी अमाउंट चार्ज्ड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द टाइम ऑफ और बिफोर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को देखिए यहां परिभाषित किया गया है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो चार्ज किया जाता है सप्लायर के द्वारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के टाइम पर रिसिपिएंट से, सप्लाई के टाइम पर या उससे पहले, वो इंसिडेंटल एक्सपेंस है, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को आपको ऐड करना है। वेरी वेरी सिंपल। एग्जांपल के लिए आप देखिए कमीशन, पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, लोडिंग, डिजाइनिंग, इस तरीके के खर्चों को लिख सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बात बताई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रिलेट करता है आउटवर्ड फ्रेट से। सर ये क्या चीज होती है? भाई अगर सामान आपने खरीदा है, कोई सप्लाईज आपने ली है गुड्स की, तो वो आप तक पहुंचेगा भी तो सही, तो उसको आप तक पहुंचने के लिए देखिए कुछ आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लेनी होगी, तो वही आपका आउटवर्ड फ्रेट कहलाता है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर इसको दो तरीकों से बाइफरकेट किया। क्या कहा कि अगर देखिए आउटवर्ड फ्रेट या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस पेबल बाय द सप्लायर है, मतलब सप्लायर पे करेगा, तो आप यहां पर कह सकते हो कि सप्लायर ने अरेंज करके दिया होगा, तो आप इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड करोगे। लेकिन अगर ये रिसिपिएंट या कस्टमर के द्वारा पे किया जाने वाला है, मतलब जो भी ट्रांजिट इंश्योरेंस है या फ्रेट का खर्चा है, तो गवर्नमेंट का इसे आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। और अगर पेबल बाय सप्लायर है तो इसका मतलब ये कॉम्पोजिट सप्लाई का केस बन जाता है। इसके लिए भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मिस्टर ए, ये मिस्टर ए की फैक्ट्री, ये मिस्टर ए की फैक्ट्री सपोज, ठीक है जी। इस फैक्ट्री से सामान निकलकर मिस्टर बी के पास जाना है, और जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का आप कुछ भी ले लीजिए, चलिए 100 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक जी। अब यहां से यहां तक सामान अगर जाएगा तो ये ट्रक पे जाएगा। अब ट्रक पे जाएगा तो रास्ते में इंश्योरेंस का भी हमें खर्चा होगा, क्योंकि हमें देखना है भाई अगर सामान में कोई दिक्कत आ गई, खराब हो गया, आग लग गई ट्रक में, या ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो इसीलिए इंश्योरेंस भी करवा लिया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ट्रांजिट इंश्योरेंस का एक्सपेंस है या जो फ्रेट का एक्सपेंस है, मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, अगर ये मिस्टर ए देखिए पे करते हैं तो आपको इसे सप्लाई के अंदर ऐड कर देना है और पूरी वैल्यू पे जीएसटी चार्ज करना है। लेकिन अगर मिस्टर बी देखिए पे कर रहे हैं, अगर मिस्टर बी पे कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि सर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी खुद से अरेंज करी होगी, इंश्योरेंस इन्होंने खुद करवाया होगा, मिस्टर ए का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्या कहा होगा कि सर ये रहा मेरा फैक्ट्री का गेट, गुड्स आपके अवेलेबल है, आप लेके चले जाइए, तो उस सिचुएशन में आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सप्लायर देखिए ये सब पे कर रहा है तो कॉम्पोजिट सप्लाई का केस बन जाता है, मतलब यहां पर ट्रांजिट
ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और जो फ्रेट है ये आपका देखिए नेचुरली बंडल्ड हो गया सप्लाई के साथ और उसे आपको ऐड कर देना है। आपने देखिए सप्लाई एंड रजिस्ट्री चैप्टर में पढ़ी थी ये बात कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होती है। तो अगर मिस्टर बी ने करा देखिए जो कि रिसिपिएंट या कस्टमर है तो आपको ऐड नहीं करना, अगर ये देखिए सप्लायर करता है तो आपको ऐड कर देना है। वेरी वेरी सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं कि और कौन से आइटम्स हैं जो आपको ऐड करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आइटम आपको ऐड करना है वो है इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी जो कि आपके ऊपर लग रही है डिले पेमेंट की वजह से। भाई सप्लायर ने आपको 1 मंथ का टाइम पीरियड दिया और कहा कि सर 1 मंथ में पेमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने 1 मंथ से डिले किया तो हम आपके ऊपर 500 रुपए की देखिए एडिशनल लेट फीस, पेनल्टी या इंटरेस्ट लगा देंगे। तो इस सिचुएशन में जो ये एडिशनल अमाउंट देखिए आपसे लिया जा रहा है जो कि इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी की फॉर्म में है या किसी और नाम से है, ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आपने पेमेंट डिले कर दी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो डिले चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं इसे भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड कर देना है। वेरी वेरी सिंपल। लेकिन अगर सप्लायर देखिए आपके ऊपर लगाए गए इस लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी को वेव ऑफ कर देता है, मतलब माफ कर देता है, कई बार आप क्वेश्चंस देखेंगे वहां पे लिखा होगा कि 1000 रुपए की पेनल्टी लगाई क्योंकि आपने डिले पेमेंट करी है, लेकिन बाद में सप्लायर ने उसे वेव ऑफ कर दिया। तो अगर सप्लायर उसे वेव ऑफ कर देता है तो आपको उसे इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे फिर नहीं करेंगे इंक्लूड। लेकिन अगर वेव ऑफ नहीं करता है और सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है कि डिले पेमेंट चार्जेस एक्स अमाउंट, तो आपको उस एक्स अमाउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड कर देना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए इसके लिए यहां पर नीचे लिया गया है, देखते हैं क्या लिखी बात। देखिए कहा गया कि एक सप्लायर है जिन्होंने सप्लाईज करी 2000 रुपए की और रिसिपिएंट को देखिए यहां पर क्रेडिट पीरियड दिया गया 1 मंथ का पेमेंट के लिए। देयर आफ्टर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इज चार्जेबल। अगर आपने 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करी तो 12% पर एनम के बेसिस से इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ्स। अब आपने यहां पर देखिए 2 महीने के बाद पेमेंट करी है तो 1 महीने का तो क्रेडिट पीरियड आपको मिला था, 1 महीने आपने एक्स्ट्रा ले लिए, 12% पर एनम का आपके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 1 महीने के लिए 1% से आपको यहां पर इंटरेस्ट पे करना होगा। देखिए फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई आपने 2 महीने डिले कर दिया, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दैट इज 1% पर मंथ ऑन रुपीज 2000 रुपए की देखिए सप्लाई थी फॉर 1 मंथ आफ्टर द फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ इज ₹20। अगर आप इस 2000 का 1% निकाल दो तो ये आ जाता है देखिए 20 रुपए। तो यहां पर ये जो 20 रुपीज के चार्जेस हैं इसे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर देना है। यही बात बताइए देखिए, सच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द वैल्यू एंड thus द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी वर्कड आउट टू बी ₹2020। तो 2020 रुपए आप देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर करोगे क्योंकि यहां पर ये देखिए आपकी डिले पेमेंट चार्जेस है। सपोज क्वेश्चन में आगे लिखता कि ये जो डिले पेमेंट चार्जेस हैं ये सप्लायर ने वेव ऑफ कर दिए, तो उस सिचुएशन में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहती फिर वो 2000 ही रहती अगर ये वेव ऑफ होते। इफ इट इज वेव ऑफ मतलब सप्लायर ने माफ कर दिए। वेरी वेरी सिंपल। अब देखिए इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन और दी और उस क्लैरिफिकेशन को हम समझेंगे जिसमें ये बात बताई गई है कि अगर जो ये डिले पेमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं इसके लिए आपने इनवॉइस जो है वो अलग से बनाया, तो जरा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से वहां पर जीएसटी के अंदर टैक्सेबिलिटी अराइज की जा रही है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल की मदद से हम इस बात को समझेंगे। एग्जांपल के अंदर जो कहानी बताई जा रही है मैं आपको एक बड़े ही कंसाइज में बता देता हूं। मिस्टर एक्स सपोज एक पर्सन है, एक शॉपकीपर है, मिस्टर वाई एक इंडिविजुअल मिस्टर एक्स के पास देखिए आते हैं क्योंकि इनकी अपनी मोबाइल शॉप है और मिस्टर वाई ने कहा कि सर मुझे एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन परचेज करना है, मोबाइल फोन की कीमत 40,000 रुपए है, लेकिन आज के डेट में मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। तो मिस्टर एक्स ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आप एक काम करिए मोबाइल फोन आप मेरे से ले लीजिए और आप मुझे 11,000 रुपए 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए, टोटल 44,000 रुपीज। और अगर आपने पेमेंट में डिले किया तो मैं आपसे 500 रुपए की एडिशनल या पीनल इंटरेस्ट भी लूंगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई और यहां पर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को देखिए 2 इनवॉइसेस इशू करके दिए। पहला इनवॉइस इन्होंने दिया कि जो इन्होंने मोबाइल फोन इन्हें दिया, दूसरा इनवॉइस इन्होंने क्या बनाया कि मैं आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं जिसके अंदर आपको देखिए 11,000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। तो यहां पर इनवॉइस अलग अलग बनाया गया। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि सर अगर डिले पेमेंट चार्जेस हैं या आपसे पेमेंट डिले करने की वजह से इंटरेस्ट लिया जाता है तो आपको उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर देना है। तो यहां पर अगर मिस्टर एक्स ने देखिए 2 इनवॉइसेस बनाए हैं, एक मोबाइल फोन के लिए और एक इस क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, तो क्या अगर वो डिले पेमेंट चार्जेस लेते हैं मिस्टर
वाई से, तो उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे, मतलब मोबाइल फोन की कीमत में ऐड करेंगे। इसी चीज का यहां पर जवाब दिया जा रहा है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको इसे ऐड करना है। इनवॉइस आपने किस तरीके से बनाया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक्स सेल्स अ मोबाइल फोन टू वाई, एक्स ने वाई को मोबाइल फोन बेचा। कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन इज ₹40,000। हाउएवर एक्स गिव्स वाई एन ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट ₹11,000 एवरी मंथ बिफोर 10th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हर महीने देखिए आपको जो है 11-11 हजार रुपए पे करने हैं। कब तक पे करने हैं? अगले महीने की 10 तारीख तक। Over next 4 months, ₹11,000 into 4, 44,000. As per contract, if there is any delay in payment by Y beyond the scheduled date, अगर आपने देखिए 10 तारीख तक पेमेंट नहीं करी, Y would be liable to pay additional oblique penal interest amounting to ₹500 per month for the delay. अगर Y ने देखिए पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो उसे 500 रुपए का देखिए पीनल इंटरेस्ट या एडिशनल इंटरेस्ट पे करना होगा। इन सम इंस्टेंसेज एक्स charging Y ₹40,000 for the mobile and separately issuing another invoice for providing the service of extending loan to Y. X ने यहां पर दो इनवॉइस बनाए, एक कि मोबाइल फोन मैं आपको दे रहा हूं 40,000 रुपए का, दूसरा मैं आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं। द कंसिडरेशन फॉर द विच इज the interest of ₹2.5% per month and additional penal interest amounting to ₹500 per month for each in delay payment। अब जो यहां पर इन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी के लिए देखिए बिल बनाया, उस पे इन्होंने क्या दिखाया कि मैं आपसे 2.5% पर मंथ का तो इंटरेस्ट ले रहा हूं। भाई यहां पे 4,000 रुपए देखिए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, तो ये जो 4,000 एक्स्ट्रा है मोबाइल फोन की कीमत से ज्यादा, ये क्या हो गया? ये तो इंटरेस्ट हो गया, और जो पीनल इंटरेस्ट 500 का ले रहे हो ये एडिशनल इंटरेस्ट हो गया। द ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, दैट इज मोबाइल फोन। एक्स और वाई के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मोबाइल फोन की हुई है। यहां पर मोबाइल फोन के ऊपर तो जीएसटी पे करना ही पड़ेगा मिस्टर वाई को। इसके साथ साथ देखिए अकॉर्डिंगली द पीनल इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल एज इट वुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मोबाइल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर ऑफ इनवॉइसिंग। अगर यहां पर वाई ने पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो जो 500 रुपए मिस्टर वाई देखिए पे करेंगे मिस्टर एक्स को ड्यू टू डिले इन पेमेंट, उसे भी आपको मोबाइल फोन की कीमत में ऐड करना होगा और उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना होगा। ये बात यहां पर बताई जा रही है। आपने इनवॉइस किस तरीके से इशू किया है इस बात से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए आपका ये पॉइंट है, और एग्जाम में हो सकता है कि इस क्लैरिफिकेशन से वो आपको फंसाने की कोशिश करे। तो अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनवॉइसिंग का मैनर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिले पेमेंट चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देना है, लेकिन वेव ऑफ हो गए तो इंक्लूड नहीं करना। वेरी वेरी सिंपल। यहां पर देखिए एक छोटी सी चीज और है जो बताना जरूरी हो जाता है। वैसे तो इस चैप्टर में वो आपने चीज नहीं पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी एग्जेम्पशन चैप्टर में। क्या पढ़ा था हमने वहां पर? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर बैंक आपसे डिस्काउंट या इंटरेस्ट के फॉर्म में कंसिडरेशन रिसीव करता है तो वो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और पेमेंट रिसीव करता है बैंक तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करूं और इसी ट्रांजैक्शन में हम बीच में देखिए किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को ले आते हैं, तो किस तरीके से वहां पर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी? वैसे तो आपने देखिए एग्जेम्पशन चैप्टर में बात पढ़ी है, लेकिन फिर भी यहां पर रिकॉल करना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो दिमाग में ये चीज बना के रखिएगा कि अगर बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट या डिस्काउंट की फॉर्म में आपसे चार्जेस ले रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसके अलावा किसी भी नाम से ले रहे हैं, फाइल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, वो पूरी तरीके से टैक्सेबल है। तो चलिए जरा सा मॉडिफाई करके इसको हम देखते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट बदल जाएगा यहां पर। बिल्कुल, तो देखिए उसी एग्जांपल में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। ये भी देखिए आईसीआई की तरफ से एग्जांपल आया था, इसमें क्या बात बताई जा रही है कि अगर देखिए बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे डिले पेमेंट या पीनल इंटरेस्ट ले रहे हैं तो क्या वहां पर एग्जेम्पशन क्या उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड किया जाएगा? क्योंकि आपने अभी भी क्या देखा कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट की फॉर्म में जो बैंक अमाउंट रिसीव करता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ध्यान से पढ़िए जरा। एक्स सेल्स अ मोबाइल फोन टू वाई, एक्स ने वाई को मोबाइल फोन दिया, 40,000 रुपए का देखिए बेचा गया है। वाई हैव द ऑप्शन टू अवेल अ लोन at interest of 2.5% per month for purchasing the mobile phone from Messer ABC Limited। Y के पास यहां पर ऑप्शन है कि वो इस मोबाइल फोन को परचेज करने के लिए देखिए एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम ABC लिमिटेड है, जो कि एक एनबीएफसी है। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनके द्वारा देखिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या डिस्काउंट चार्जेस लेते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। तो एबीसी लिमिटेड यहां पर एक एनबीएफसी है और ये देखिए लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है जिसके ऊपर 2.5% पर मंथ के बेसिस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। द टर्म ऑफ लोन फ्रॉम मेसर एबीसी लिमिटेड allows Y a period of 4 months to repay the loan and additional penal interest at the rate of 1.25% per month for any delay in payment।
भाई आपको 2.5% से इंटरेस्ट पे करना है, और अगर आपने देखिए टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो 1.25% के बेसिस पर आपको डिले पेमेंट चार्जेस पे करने होंगे। अब आपने जो सेक्शन 15 देखा पीछे, उसमें क्या बात आई कि सर डिले पेमेंट चार्जेस तो ऐड कर देने हैं। तो यहां पर ये चीज भी देखिए कि क्या वो जो डिले पेमेंट चार्जेस है वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं। अगर किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के द्वारा लिए जा रहे हैं तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करना। ये पॉइंट हमने सेम देखिए एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा था, मैं बस रिकॉल कराने के लिए आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो देखिए क्या बात बताई, हियर द एडिशनल या फिर पीनल इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर अ ट्रांजेक्शन बिटवीन वाई एंड एबीसी लिमिटेड। Y और ABC लिमिटेड के बीच में है, एंड द सेम इज गेटिंग कवर्ड अंडर एग्जेम्पशन एंट्री 27। एग्जेम्पशन 27 एंट्री क्या है कि बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर वहां पर किस तरीके से एग्जेम्पशन बताई गई है। Consequently, in this case, the penal interest charge thereon on a transaction between Y and Messer ABC Limited would not be subject to GST, as the same would be covered under the said exemption entry। तो यहां पर जो पीनल इंटरेस्ट लिया जाएगा वो एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिया जा रहा है, और वो एग्जेम्पशन एंट्री नंबर 27 के अंदर कवर है, तो वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूट देखिए आपको फंसा सकता है। आपने तो पढ़ लिया कि सर डिले पेमेंट चार्जेस हैं या फिर इंटरेस्ट एडिशनल लग रहा है, पीनल लग रहा है, तो उसे आप ऐड कर दो। तो ये भी देखो कि किसके द्वारा लगाया जा रहा है। आगे रीड करिए, हाउएवर any service fees oblique charges or any other charges if any are levied by Messer ABC Limited in respect of the transaction related to extending deposit, loans or advances does not qualify to be interest as defined in exemption notification and accordingly will not be exempt। अगर कोई और चार्जेस बैंक देखिए आपसे लेता है, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्जेस, तो वो आपके देखिए इंटरेस्ट के डेफिनेशन में नहीं आते हैं और वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट अगर लेता है या डिस्काउंट अगर लेता है तो वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। मोरएवर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मोबाइल बाय एक्स टू वाई would be rupees 40,000 for the purpose of levy of GST। यहां पर GST लगाने के लिए एक्स और वाई के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी वैल्यू 40,000 रुपए ली जाएगी। तो दोनों ही पॉइंट देखिए आपस में लिंक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए ये था आपका मेन पॉइंट। अगर किसी भी प्रकार के डिले पेमेंट चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं तो आपको उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देना है, इररिस्पेक्ट ऑफ मैनर ऑफ इनवॉइसिंग। ये आपने देख लिया दोनों एग्जांपल्स की मदद से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें बात बताई गई है कि और कौन से आपके देखिए आइटम है जिन्हें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते वक्त ऐड करना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और प्लीज इसको जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अक्सर बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, और वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है देखिए तो सब्सिडी वाला पॉइंट उसके अंदर जरूर होता है। तो क्या बात बताई जा रही है, जरा ध्यान से समझिएगा। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको अगर सब्सिडी मिलती है विच इज लिंक विद द प्राइस, तो आपको उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड कर देना है। सब्सिडी देखिए एक तरह की छूट होती है जो कि मिलती है ताकि किसी भी सप्लाई के प्राइस को कम किया जा सके और जो फाइनल कंज्यूमर है उनको यहाँ पर बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा सब्सिडी जो कि लिंक है प्राइस के साथ उसे आपको ऐड कर देना है। यही बात लिखी है देखिए, सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ सप्लाई लो। सब्सिडी एक ऐसा सम ऑफ मनी है जो कि सप्लाई के प्राइस को कम करने के लिए दिया जाता है और आपको इसे ऐड कर देना है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। सब्सिडी मस्ट बी डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस, और जो सब्सिडी है वो प्राइस के साथ डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको देखिए ब्लैंकेट सब्सिडी या फिर ब्लैंकेट डोनेशन की फॉर्म में सब्सिडी मिलती है तो आपको उसे ऐड नहीं करना है। देखिए, ब्लैंकेट सब्सिडी और डोनेशन रिसीव्ड आर नॉट लिंक विद द सप्लाई एंड नॉट एडिड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड नहीं करना है। अब यहां पर सवाल उठा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और सर जो भी टॉपिक कॉन्सेप्ट के अंदर आप कमांड चाहते थे, अंडरस्टैंडिंग चाहते थे, वो आप अचीव कर पा रहे हैं। यहां पर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे सभी पेड कोर्सेज देखिए हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, www.escholars.in लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी देखिए ये आपको मिल जाएगा। आप यहां पर जाकर देखिए कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिलीव करिए कि आपको यहां पर जो कोर्सेज मिलेंगे वो बहुत नॉमिनल चार्जेस में मिलेंगे। आप जो स्कूल की नर्सरी फीस देखते हैं उससे भी कम फीस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और आप ये चीज भी सोच सकते हैं कि अगर फ्री कंटेंट में इतना देखिए हमने क्वालिटी डाली है तो जो पेड कोर्सेज है वहां पर आपको क्या क्या वैल्यू एडिशन देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा escholars.in। थैंक यू सो मच। ब्लैंकेट सब्सिडी और डोनेशन, तो देखिए इसको समझने के लिए हमें एक छोटे से एग्जांपल को देखना होगा, वो हम अभी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज आपको जो नोट करनी है वो ये कि अगर आपको देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई सब्सिडी मिल रही है तो उसे आपको ऐड नहीं करना है, उसे आपको ऐड नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको कहीं से भी सब्सिडी मिल रही है तो आपको उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड कर देना है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं और इस
सारी चीजों को समझते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या बात बताई, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज ₹50। एक नोटबुक है जिसकी सेलिंग प्राइस 50 रुपए है फॉर नोटबुक सोल्ड टू द स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल। और ये जो नोटबुक है देखिए गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स को सेल की जाएगी। अ कंपनी यूजेस इट्स CSR फंड टू पे द सेलर ₹30। एक कंपनी है देखिए उन्होंने अपना CSR फंड यूज किया। आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, देखिए सेक्शन 135 आता है उसके अंदर, जिसमें हमें बात बताई जाती है कि कंपनीज को CSR फंड जो है मेंटेन करना होता है और उसको आगे खर्च करना होता है। तो कंपनी ने देखिए उसी को यूज करा और देखिए यहां पर सेलर से क्या कहा कि सर हम आपको 30 रुपए देंगे। तो अगर सेलर को 30 रुपए कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं और 50 रुपए की देखिए कीमत है, तो यानी कि बच्चों से कितनी कीमत लेगा सेलर, यहाँ पे 20 रुपए लेगा। तो देखिए सो दैट द स्टूडेंट्स पे ओनली ₹20 पर नोटबुक। अब यहां पर बच्चों को देखिए, हर बच्चे को देखिए 30 रुपए का एक नोटबुक के ऊपर फायदा हो रहा है, उनकी कीमतें कम हो रही हैं। द वैल्यू ऑफ नोटबुक विल बी ₹50। लेकिन यहां पर सप्लायर के लिए या मैं कहूं जो सेलर है, इनके लिए जो वैल्यू ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट कह रही है वो 50 रुपए ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्सिडी मिल रही है ये एक कंपनी की तरफ से मिल रही है। तो आप जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालोगे क्या देखोगे, आपने 20 रुपए में सप्लाई करा और 30 रुपए की आपको सब्सिडी मिली, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 रुपए की रहने वाली है मिस्टर सेलर के लिए। ये बात गवर्नमेंट ने यहां पर बताई। ठीक है जी, देखिए एज दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। लेकिन सर अगर यही सब्सिडी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से दी जाती देखिए तो क्या होता, तो फिर 20 रुपए ही लेते। If the same subsidy is paid by the central government or state government, the value of the notebook would be ₹20। तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ नोटबुक है वो 20 रुपए है। अब आप इस चीज को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बताता हूं यहां पर कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस कैसे है, और ये ब्लैंकेट सब्सिडी या ब्लैंकेट डोनेशन नहीं है। ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा कि एक सेलर को जो कि 50 रुपए की नोटबुक बेच रहे हैं, एक कंपनी ने कहा कि हम आपको हर नोटबुक पर 30 रुपए देंगे। तो यानी कि यहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस आइटम के अगेंस्ट में सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सब्सिडी किस तरीके की सब्सिडी है, ये सब्सिडी लिंक है प्राइस के साथ। ठीक है जी, देखिए 50 रुपए की नोटबुक और कंपनी क्या कह रही है कि हर नोटबुक पे 30 रुपए हम देंगे। तो ये लिंक हो गई प्राइस के साथ, एक पर्टिकुलर आइटम है उस आइटम के प्राइस के साथ ये सब्सिडी लिंक है। लेकिन सपोज अगर ये कंपनी मिस्टर सेलर को हम नाम दे देते हैं, चलिए यहां पर मिस्टर ए, सेलर मिस्टर ए हैं, इनकी स्टेशनरी शॉप है, नोटबुक ये देखिए बच्चों को दे रहे हैं। कंपनी यहां पर कहती कि सर हम आपको पूरे साल में 5 लाख रुपए की पेमेंट कर देते हैं और आपके जितने भी स्टेशनरी आइटम है उन सभी का प्राइस ऑफ ऑल स्टेशनरी आइटम रिड्यूस्ड बाय 30%। अब यहां पर क्या हुआ भाई, कंपनी ने क्या कहा कि जितने भी स्टेशनरी आइटम देखिए आप दे रहे हो बच्चों को, उस पे 30% प्राइस को जो है कम कर दो और हम आपको 5 लाख रुपए की देखिए यहां पर सब्सिडी देते हैं। तो ये किस तरीके की सब्सिडी है, ये एक ब्लैंकेट सब्सिडी है। अब आप अगर वर्ड को ध्यान से समझो तो ब्लैंकेट का काम क्या होता है, पूरी चीजों को कवर कर लेना। तो यहां पर ये सब्सिडी देखिए इनके सारे आइटम्स को कवर कर रही है। तो इस तरीके की अगर सब्सिडी है देखिए ब्लैंकेट सब्सिडी, या इसे आप डोनेशन भी कह सकते हो, तो आपको उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करना। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर प्राइस के साथ लिंक है तो आपको उसे ऐड कर देना है। लेकिन अगर सब्सिडी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है तब आपको उसे ऐड नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये चीज है, देखिए इसको अच्छे समझ लीजिए कि कब हम कहेंगे कि सब्सिडी ऐड होगी, तो सब्सिडी तभी ऐड होगी अगर वो डायरेक्टली लिंक है प्राइस के साथ। दूसरी बात कि वो देखिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कहीं और से मिल रही है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार देंगी तो आपको उसे ऐड नहीं करना। अब एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ताकि हमें ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए आपके साथ एक यहां पर एग्जांपल लिया गया है। क्या बात बताई जा रही है इस एग्जांपल में, देखिए मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है और ये देखिए सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर देखिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं देखिए इस तरीके से सोलर पैनल लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और 1000 करोड़ रुपीज का देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, अब हम देखिए बात क्या कर रहे हैं कि सर आपको सब्सिडी कब ऐड करनी है। तो देखिए इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1000 करोड़ रुपीस है और इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए देखिए इस तरीके से सोलर पैनल इन्हें लगाने पड़ेंगे, कुछ प्लांट एंड मशीनरी देखिए लगेगी, बाकी इक्विपमेंट्स लगेंगे। इन सब चीजों को ये परचेज कर रहे हैं टाटा पावर सोलर से। ठीक है जी, अब गवर्नमेंट कहती है कि 1000 करोड़ रुपीस का देखिए आपका पूरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को हम 50% फाइनेंस कर देते हैं। ठीक है जी, यानी कि 500 करोड़ रुपीस हम आपको दे देंगे। तो टाटा पावर सोलर से देखिए ये सारे के सारे मशीनरी इक्विपमेंट परचेज की जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये किस तरीके की सब्सिडी है, सर ये सब्सिडी डायरेक्टली लिंक है प्राइस से, क्योंकि ये जो आइटम परचेज करके लगाए जा रहे हैं इसके देखिए परचेज पर गवर्नमेंट ये प्राइस आपको पे कर रही है। तो ये डायरेक्टली देखिए आपकी सब्सिडी
लिंक है। अब क्या इसको ऐड करना है, तो बताइए हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको उसे ऐड नहीं करना। लेकिन सपोज एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है XYZ लिमिटेड, ये यहां पर मिस्टर राम को कहते हैं कि ठीक है सर, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1000 करोड़ है, इसका 400 करोड़ हम आपको दे देते हैं, ठीक है जी, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये 400 करोड़ रुपए देखिए टाटा पावर के पास जाएंगे, क्योंकि ये कॉस्ट है प्रोजेक्ट की। तो मिस्टर राम की जेब से कितना पैसा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 600 करोड़। लेकिन गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि जो भी देखिए प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं टाटा पावर सोलर की तरफ से, इसकी कॉस्ट पूरी 1000 लेनी है आप यहां पर 600 करोड़, और इसमें प्लस सब्सिडी 400 करोड़ की ऐड कर दोगे और 1000 करोड़ रुपीस दिखाओगे वैल्यू ऑफ सप्लाईज। लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी तो आपको जो दिखानी है वैल्यू वो 500 करोड़ रुपए ही दिखानी है। तो देखिए ये था हमारा पॉइंट सब्सिडी से रिलेटेड कि कब सब्सिडी को आपको ऐड करना है और कब ऐड नहीं करना है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, चाहे वो डायरेक्टली लिंक है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे ऐड नहीं करोगे। लेकिन कहीं और से सब्सिडी मिल रही है और वो डायरेक्टली लिंक है, तभी आपको उसे ऐड करना है। जैसे कि XYZ लिमिटेड से मिल रही थी, अगर XYZ से भी देखिए आपको जनरल डोनेशन की फॉर्म में मिलती तो आप उसे ऐड नहीं करते। तो सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस इफ रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देन इट शैल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। वेरी सिंपल। तो आई होप आप लोगों को देखिए सब्सिडी से रिलेटेड पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छे से इस एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा और यहां तक नोट्स बनाकर प्रिपेयर करिए। हमारा देखिए कौन से आइटम्स ऐड करने हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। अगर हम फटाफट से चीजों को रिकॉल करें तो सबसे पहली चीज आपने यहां पर क्या पढ़ी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो हमने कहा कि सर ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ट्रांजैक्शन वैल्यू का क्या मतलब है कि प्राइस आपने जो पे किया है या आपको पे करना है, प्राइस यहां पर सोल कंसिडरेशन है, सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड ना हो। वेरी सिंपल। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें आपको ऐड करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त। सबसे पहले आपने देखा कि किसी भी प्रकार के आपने टैक्सेस ड्यूटी सेस आपने पे करे हैं किसी भी लॉ के अंदर, वो आपको ऐड करने हैं। लेकिन आपने CGST एक्ट के अंदर देखिए CGST, SGST, IGST, UTGST सेस, GST कॉम्पनसेशन सेस या इनकम टैक्स में TCS की पेमेंट करी है तो आपको उसे ऐड नहीं करना है। वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर आपने किसी भी प्रकार के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करे हैं तो उन्हें आपको ऐड कर दीजिए। सप्लायर ने कोई खर्चा देखिए इनकर किया है लेकिन रिसिपिएंट उसकी पेमेंट करता है, वो भी आपको ऐड कर देनी है। आउटवर्ड फ्रेट की बात आई और ट्रांजिट इंश्योरेंस की बात आई तो अगर ये सप्लायर के द्वारा पे किया जा रहा है तो हमने कहा कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाएगा और फिर आप उसे ऐड कर दोगे। लेकिन अगर रिसिपिएंट खुद देखिए आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा बियर कर रहा है तो आपको उसे ऐड नहीं करना है। इसके बाद हमने इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात करी कि अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगता है डिले पेमेंट की वजह से तो आपको उसको भी ऐड कर देना है, लेकिन अगर सप्लायर वो वेव ऑफ कर देता है तो आपको उसे ऐड नहीं करना। इसके बाद हमने कहा सब्सिडी। तो सब्सिडी का पॉइंट आप मेरे साथ यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हो कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक है प्राइस के साथ, और अगर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिल रही है तो आपको उसे ऐड कर देना है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है तो आपको उसे ऐड नहीं करना है, प्रोवाइडेड कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। हम बात करने वाले हैं उन आइटम्स के रिस्पेक्ट में जो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते वक्त माइनस करने हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़े थे काफी सारे आइटम्स जो हमें ऐड करने थे। अब हम देखेंगे वो आइटम्स जो हमें माइनस करने हैं। तो देखिए इसमें जो आपका आइटम है वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देखिए आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त कब माइनस करना है और कब नहीं करना, इस चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए दो तरीके से डिस्काउंट को यहाँ पर पहले बाइफरकेट किया जा रहा है। पहला ये है कि डिस्काउंट आपको मिल रहा है जिस टाइम पे सप्लाईज की जा रही हैं उस टाइम पे, या उससे पहले ही सप्लायर ने आपको बता दिया कि डिस्काउंट वो देगा। सेकेंड केस क्या बन सकता है कि सप्लाई हो चुकी है और उसके बाद आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एक होगा देखिए एट द टाइम और बिफोर द सप्लाईज, और एक होगा आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एट द टाइम और बिफोर दी सप्लाईज। तो देखिए अगर आपको सप्लाईज मिलते वक्त या फिर उससे पहले डिस्काउंट देखिए दिया गया और वो डिस्काउंट इनवॉइस में दिखाया गया, तब तो आपको उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर देना है। लेकिन अगर सप्लायर ने देखिए उस डिस्काउंट को इनवॉइस में नहीं दिखाया तो आपको उसे नहीं दिखाना। वेरी वेरी सिंपल, यही बात लिखी है। देखिए रीड कर लेते हैं। एट द टाइम और बिफोर दी सप्लाईज शोन इन द इनवॉइस। अगर डिस्काउंट आपने इनवॉइस में शो करा, जी हाँ शो करा है, तो आपको उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। और अगर आपने डिस्काउंट को देखिए इनवॉइस में शो नहीं करा, नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस केस में आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। वेरी वेरी सिंपल। सेकंड आता है इसमें देखिए हमारा केस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब ये क्या होता है, सर आपकी सप्लाईज हो चुकी हैं और तब आपको डिस्काउंट दिया गया। तो देखिए
पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में आपको 3 कंडीशन बताई गई हैं और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी देखिए तभी आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को माइनस करोगे। कौन सी वो 3 कंडीशन है देखिए, इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जा रहा है वो एज पर एग्रीमेंट है, मतलब जब आप देखिए सप्लाईज करने के लिए एग्रीमेंट बना रहे थे उसी टाइम पे ये बात डिटरमाइन हो गई थी और ये चीज देखिए आप लोगों के बीच में बन गई थी, मतलब सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में कि डिस्काउंट दिया जाएगा। तो एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि एग्जिस्ट करता हो जब सप्लाईज दी जा रही हैं। सेकंड बात क्या बताई कि डिस्काउंट जो है वो किस पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में दिया जा रहा है इस बात को लिंक करता हो, मतलब ये चीज आइडेंटिफाई की जा सकती है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो। थर्ड चीज इसमें बताई गई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके आईटीसी चैप्टर से भी लिंक करती है, इसको आप वहां पर और डिटेल में पढ़ोगे, और ये है कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया हो रिसिपिएंट ने। सर ये एक नई चीज निकल कर आ गई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स्ड। हमने तो अभी तक आईटीसी भी नहीं पढ़ा तो रिवर्स कहां से होगा। तो देखिए आईटीसी चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे, हम एक एग्जांपल लेंगे जिसकी मदद से समझेंगे कि आईटीसी रिवर्सल का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर क्या समझनी है कि सर अगर सप्लाईज के टाइम पर या सप्लाईज से पहले डिस्काउंट दिया और उसे इनवॉइस में शो किया तो माइनस कर दीजिए, इनवॉइस में शो नहीं करा मत माइनस करो। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो 3 चीजें चेक कर लो कि इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो कि एग्जिस्ट करता था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, आपका देखिए जो डिस्काउंट है वो पर्टिकुलर किस इनवॉइस के अगेंस्ट में दिया जा रहा है इसको रिलेट करता हो और प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया गया हो। सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए यहां पर हमने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को समझने के लिए। 2 व्यक्ति हैं यहां पर, एक का नाम है मिस्टर राम, एक का नाम है मिस्टर श्याम। मिस्टर राम देखिए हमारे यहां पर सर सप्लायर हैं और मिस्टर श्याम देखिए हमारे यहां पर रिसिपिएंट है। और मिस्टर श्याम को देखिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मिला और ये खुश हो गए कि मुझे तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मिल गया है, मुझे यहां पर कम पैसा पे करना पड़ेगा। तो किस तरीके से पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को आपको माइनस करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, और वो जो तीनों कंडीशन हमने ऊपर पढ़ी उसको यहां पर आप देखोगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए मिस्टर राम ने 50,000 रुपए की सप्लाईज की हैं, 18% से इसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, यानी कि 9,000 रुपए बन जाता है जीएसटी का अमाउंट, और टोटल 59,000 का देखिए बिल बनता है। और यहां पर मिस्टर राम ने जो सप्लाईज करी हैं ये 15 जैन को करी हैं। मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से कहा कि सर अगर आपने मुझे विद इन 1 मंथ पेमेंट कर दी तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। मिस्टर श्याम खुश हो गए, कह रहे अच्छी बात है, और इन्होंने 10th फेब को देखिए पेमेंट कर दी। अब आप जब रिटर्न चैप्टर पढ़ोगे देखिए और जब आईटीसी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वहां पर एक चीज पता लगेगी कि जो हमारे सप्लायर होते हैं ना, देखिए इन्हें एक रिटर्न फाइल करनी होती है जिसको वैसे रिटर्न नहीं कहते, जीएसटीआर 1 के नाम से होता है देखिए ये फॉर्म, और ये होता है आपका डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसको हम इस नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक सप्लायर ने जितनी भी अपनी सेल करी है उसका डेटा वो डिपार्टमेंट को सबमिट करता है। डिपार्टमेंट का मतलब ये रहा यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो देखिए यहां पर मिस्टर राम अपनी ये जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे जिसके अंदर वो मिस्टर श्याम जी का जीएसटी नंबर डालेंगे, और मिस्टर श्याम के देखिए जीएसटीआर 2B के अंदर जितना इन्होंने यहाँ पर टैक्स पे किया होगा, मतलब ये 9,000 रुपए का क्रेडिट देखिए आ जाएगा। मतलब जो ये रजिस्टर्ड पर्सन है मिस्टर श्याम, इन्होंने जितना टैक्स पे करा अपनी इनवर्ड सप्लाईज पर वो इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है। एक बेसिक मीनिंग मैं आपको सिर्फ इसका दे रहा हूं। देखिए अब यहां पर होगा क्या कि मिस्टर राम ने कहा था कि सर अगर आपने मुझे 1 मंथ में पेमेंट कर दी तो मैं 2% का डिस्काउंट दूंगा। तो यानी कि यहां पर मिस्टर श्याम जी देखिए क्योंकि 10th फेब को इन्होंने पेमेंट कर दी जो कि विद इन 1 मंथ है, तो कितनी पेमेंट करेंगे सर ये, इनको 50,000 रुपए के ऊपर 2% का डिस्काउंट, और ये हो जाता है 1,000 रुपीज मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा यहां पर हो क्या रहा है, मिस्टर राम ने 50,000 के ऊपर देखिए जीएसटी चार्ज किया 18% से 9,000, और मिस्टर श्याम ने देखिए 2% का डिस्काउंट अवेल कर लिया क्योंकि विद इन 1 मंथ पेमेंट कर दी थी, यानी कि 1,000 रुपए का डिस्काउंट। तो मिस्टर श्याम अब इनको कितनी पेमेंट करेंगे, वो करेंगे 49,000 रुपीज की। करेंगे कि नहीं करेंगे 49,000 की? कहेंगे कि सर मैंने आपसे 49,000 रुपीज के गुड्स रिसीव करें और इस 49,000 पर आप 18% से जीएसटी चार्ज करोगे। मतलब इस 1,000 रुपए के ऊपर आपने जो 18% से जीएसटी चार्ज किया, जिसका क्रेडिट मिस्टर श्याम को मिल गया होगा उनकी जीएसटीआर 2B में, क्योंकि मिस्टर राम ने देखिए अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी।
तो यहां पर इस क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। तो जो 3 कंडीशन बताई गई थी वो क्या है? पहली कंडीशन ये थी कि एज पर एग्रीमेंट होना चाहिए जब आप सप्लाईज की जा रही हैं। तो देखिए जब सप्लाईज हुई तभी ये बात डिटरमाइन हो गई थी कि 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा विद इन 1 मंथ अगर पेमेंट करते हो। दूसरी बात क्या थी कि पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेट करता हो, तो यहां पर देखिए पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेट कर रहा है आपका डिस्काउंट। तीसरी बात क्या बताई गई कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स हो। अब आईटीसी किस तरीके से मिलता है आपको ये तो समझ में आ गया, अब इसका रिवर्सल क्या होगा ये समझिए जरा। रिवर्सल का मतलब होता है कि जितना क्रेडिट इन्होंने ले लिया वो ये वापस करेंगे, मतलब अपनी टैक्स लायबिलिटी में एड बैक कर देंगे। और यहां पर कितना क्रेडिट इन्होंने ले लिया एक्स्ट्रा? 1000 रुपए के ऊपर इन्होंने देखिए क्रेडिट एक्स्ट्रा ले लिया होगा। तो 1000 का 18% आप निकालोगे तो ये आ जाता है 180 रुपए। तो 180 रुपए का क्रेडिट इन्हें यहां पर रिवर्स करना होगा। अब इस चीज को देखिए किस तरीके से बताया गया और कैसे रिवर्सल होता है जरा समझिएगा। तो ये देखिए यहां पर रिवर्सल की बात बताई जा रही है। मिस्टर राम विल इशू क्रेडिट नोट ऑफ ₹1180 रुपीज। देखिए 50,000 के ऊपर 18% से जीएसटी 9,000 रुपए का बना, 59,000 की पेमेंट करनी थी, 2% का डिस्काउंट मिला, 50,000 रुपए के ऊपर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1,000 रुपए का डिस्काउंट बना यहाँ पर, तो इस 1,000 रुपए के ऊपर 18% से जीएसटी यानी कि 180 रुपए। तो टोटल जो रिवर्सल होगा यहाँ पर देखिए वो 1180 रुपए के रिस्पेक्ट में 180 रुपए के आईटीसी का होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इशू करता है और क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाएगा 11 तारीख को, देखिए जिस दिन पेमेंट करिए उसके एक दिन बाद, ठीक है। और आफ्टर रिसीविंग द क्रेडिट नोट ₹180 will be reversed by Mr. Shyam shall be reduced its GST liability by ₹180। मिस्टर श्याम देखिए 180 रुपए से अपना क्रेडिट जो इन्होंने लिया था, क्रेडिट का मतलब क्या बताया मैंने आपको, जो आपने इनवर्ड सप्लाईज पर देखिए पे करा है उसको आप रिवर्स कर दोगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी देखिए 180 रुपए से कम हो जाएगी। क्योंकि अब मिस्टर जो देखिए हमारे श्याम जी हैं ये कितनी पेमेंट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 49,000 रुपीज की, क्योंकि 2% का तो इनको डिस्काउंट मिल गया 1,000 रुपए का, ठीक है जी। तो देखिए यही बात बताई गई है। मिस्टर श्याम जी कितनी पेमेंट करेंगे टोटल? अब 57,820 रुपीज। कैसे निकाला हमने? 50,000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई, 9,000 रुपए का उसके ऊपर जीएसटी था, 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया गया और 180 रुपए का क्रेडिट का रिवर्सल। तो 50,000 प्लस 9,000 माइनस 1180, ये आगे देखिए 57,820 रुपीज, जो कि 10th फेब को मिस्टर श्याम जी ने पे करे होंगे मिस्टर राम को। तो देखिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में जो 3 बातें बताई गई थी उनको ध्यान में रखना है। पहली चीज आपको देखिए इनवॉइस से लिंक करता हो आपका डिस्काउंट, एज पर एग्रीमेंट हो और प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स हो, जैसा कि आपने यहां पर देखा। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं डिस्काउंट्स के रिस्पेक्ट में। कुछ अलग अलग तरीके के देखिए डिस्काउंट दिए जाते हैं सप्लायर्स के द्वारा, तो उन सभी डिस्काउंट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा वाइल डिटरमाइनिंग दी वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ जो डिस्काउंटेड है उसमें से पहला देखिए आपका डिस्काउंट है जिसे हम बाय मोर और सेव मोर के डिस्काउंट के नाम से भी जानते हैं। स्टैगर्ड डिस्काउंट भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है देखिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने 5,000 से ज्यादा की देखिए परचेजेस करी तो 10% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपने 10,000 से ज्यादा की परचेजेस करी तो 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपने 20,000 से ज्यादा परचेजेस करी तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट है देखिए ये आपका वेरी करने वाला है आपने कितनी परचेजेस करी हैं। तो रेट ऑफ डिस्काउंट देखिए इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन परचेज वॉल्यूम, जैसे जैसे आपका परचेज का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो जो इस तरीके का देखिए डिस्काउंट होता है ये कहीं ना कहीं आपको पहले से पता होता है कि इतनी अगर मैंने परचेजेस करी तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट है देखिए इनवॉइस पर दिखाया भी जाता है। इसीलिए इस तरीके के डिस्काउंट को देखिए आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त माइनस कर देना है। बहुत ध्यान से समझिए, एग्जाम में देखिए यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन क्या दी गई है डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में, बहुत ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आपका है पीरियोडिक ईयर एंड डिस्काउंट, या जिसको हम वॉल्यूम डिस्काउंट के नाम से भी जानते हैं। अब सर ये किस तरीके का डिस्काउंट होता है? तो देखिए इसमें जो डिस्काउंट दिया जाता है वो सप्लायर के द्वारा अपने स्टॉकिस्ट को दिया जाता है। स्टॉकिस्ट का मतलब क्या होता है आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, होलसेलर। ये क्या काम करते हैं सर, ये स्टॉक में देखिए अपने सामान रख लेते हैं होलसेल में परचेज करके और फिर उसे पूरे साल बेचते रहते हैं। तो यहां पर सप्लायर कह रहा है कि अगर आपने मेरे से देखिए सपोज एक साल में 10,000 से ज्यादा पीसीस परचेज किए तो मैं आपको 1% का एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आपने 15,000 पीसीस खरीद लिए तो मैं आपको 2% का एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, आपको कब पता चलेगा कि ये डिस्काउंट दिया जा रहा है? ये आपको पता चलेगा जब भी पीरियड एंड होगा, जब भी ईयर एंड होगा,
है ना। तो इस तरीके का जो डिस्काउंट होता है इसका क्या ट्रीटमेंट है ये बात यहां बताई जा रही है। देखिए, दिस टाइप्स ऑफ डिस्काउंट आर इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंड नोन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। आपको पता है कि आपने अगर 10,000 15,000 या जो भी स्पेसिफाइड लिमिट क्वांटिटी यूनिट बताई गई है स्पेसिफाइड पीरियड में उतनी अगर आपने परचेजेस करी तो डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पर आपको डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई या बिफोर सप्लाई पता था, ठीक है जी, बट नॉट शोन ऑन द इनवॉइस। लेकिन ये डिस्काउंट जो है आपका इनवॉइस पे शो नहीं होगा, क्योंकि आप साल भर में देखिए 10,000 पीसेस परचेज करेंगे। एक बारी में हो सकता है आपने 2,000 करे, 5,000 करे, 8,000 करे, तो हर बार देखिए इनवॉइस के ऊपर ये डिस्काउंट मेंशन नहीं होता है। लेकिन देखिए, बिकॉज द एक्चुअल डिस्काउंट इज डिटरमाइंड आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम जनरली एट ईयर एंड, तो इस तरीके के देखिए जो डिस्काउंट होते हैं इसे आपको माइनस करना होता है। तो इस चीज को लिख लीजिए, सच types of discounts shall be reduced or subtracted while determining the value of supply। अब यहां पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन है जो रेज होता है, जो कि आपने पीछे जो एग्जांपल पढ़ा उससे रिलेट करता है। सर यहां पर जब हम ईयर एंड में या फिर पीरियड एंड में डिस्काउंट हमें पता चलेगा तो एक्चुअल में तो क्रेडिट ज्यादा ले लिया होगा यहां पर रिसिपेंट ने, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो यहां पर भी देखिए क्रेडिट जो है वो रिवर्स होगा और क्रेडिट नोट के थ्रू ये वाला डिस्काउंट जो है पास ऑन किया जाता है, जैसा आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल और लिया गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो हमें और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए किस तरीके से यहां बताया गया है, सच डिस्काउंट्स आर पास थ्रू क्रेडिट नोट एंड रिसिपिएंट हैज टू रिवर्स द प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपिएंट को रिवर्स करना होगा और क्रेडिट नोट के थ्रू जाता है। एक बहुत ही सिंपल सा देखिए एग्जांपल लिया गया है, इसको रीड कर लेते हैं। द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद इट्स डीलर इज दैट परचेज ऑफ राइस कुकर ओवर 1000 पीसेज in the Diwali month will entitle them to discount of 5% per cooker। क्या कह रहे हैं कि राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ने देखिए डील करी है अपने डीलर के साथ कि अगर 1000 पीसेस से ज्यादा वो परचेज कर लेते हैं कुकर्स को देखिए दिवाली मंथ में, तो 5% का हर एक कुकर के ऊपर वो डिस्काउंट दे देंगे। देयरफॉर क्वांटम ऑफ डिस्काउंट कैन बी डिटरमाइंड ओनली एट द एंड ऑफ दिवाली मंथ। दिवाली का महीना जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कितना डिस्काउंट देना है। हाउएवर सिंस द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू डिस्काउंट वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड द डिस्काउंट कैन बी वर्कड आउट फॉर ईच इनवॉइस, सच पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ राइस कुकर। जो भी देखिए आपका ये डिस्काउंट है ये आपको पहले से पता था और किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आप दे रहे हो ये भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वहां पर क्लियरली बता दिया गया कि 1000 से ज्यादा के आपको देखिए पीसेस लेने हैं, तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है और ये यहां पर दे दिया जाएगा। राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैन इशू क्रेडिट नोट फॉर 5% फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद जीएसटी एंड क्लेम adjustment of excess tax paid. The dealer must reverse the proportionate input tax credit on the relevant stock to bring it in the line विद द रिड्यूस्ड टैक्स। तो यहां पर देखिए राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है क्रेडिट नोट के थ्रू ये डिस्काउंट पास ऑन करेंगे और जो इनके रिसिपेंट होंगे या मैं कहूं जो डीलर होंगे देखिए उन्हें आईटीसी अपना प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना होगा। तो वही बात देखिए यहां पर बताई गई है एक दूसरे एग्जांपल की मदद से। तो यहां पर देखिए इसको हमने किस तरीके से देखा कि जो आपका पीरियोडिक डिस्काउंट है उसको कैसे कंसिडर करना है। तो देखिए पीरियोडिक डिस्काउंट भी तो आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, तो सेम बात है यहां पर भी आ गई वही तीनों कंडीशन। वेरी वेरी सिंपल। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन की तरफ जो कि देखिए आई है सेकेंडरी डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में। सर सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है? तो देखिए सेकेंडरी डिस्काउंट डिस्काउंट की फॉर्म होती है, लेकिन ये आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता होती और जब रिसिपेंट आपको पेमेंट करने आया तो वो आपसे लड़ने लगा कि सर मुझे डिस्काउंट दे दो, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूं, इतनी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन में जो सप्लायर है वो क्या कहता है कि चल यार पूरी पेमेंट नहीं देगा, इससे अच्छा थोड़ी बहुत तो दे, तो वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर देता है। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है और सर जो भी टॉपिक कॉन्सेप्ट के अंदर आप कमांड चाहते थे, अंडरस्टैंडिंग चाहते थे, वो आप अचीव कर पा रहे हैं। यहां पर मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे सभी पेड कोर्सेज देखिए हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, www.escholars.in लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी देखिए ये आपको मिल जाएगा। आप यहां पर जाकर देखिए कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिलीव करिए कि आपको यहां पर जो कोर्सेज मिलेंगे वो बहुत नॉमिनल चार्जेस में मिलेंगे। आप जो स्कूल की नर्सरी फीस देखते हैं उससे भी कम फीस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और आप ये चीज भी सोच सकते हैं कि अगर फ्री कंटेंट में इतना देखिए हमने क्वालिटी डाली है तो जो पेड कोर्सेज है वहां पर आपको क्या क्या वैल्यू एडिशन देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा escholars.in।
थैंक यू सो मच। तो इस तरीके का जो डिस्काउंट है इसे हम सेकेंडरी डिस्काउंट कहते हैं। और ये जो है देखिए आपका एक्सक्लूड नहीं किया जाता वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। जो हमने एग्जांपल पीछे देखा मिस्टर राम और श्याम वाला, उसी एग्जांपल को हम देखिए यहां पर फ्रेम कर रहे हैं और चीजों को थोड़ा सा बदलकर सेकेंडरी डिस्काउंट को समझेंगे। पहले सेकेंडरी डिस्काउंट में क्या बात बताई वो रीड कर लेते हैं। देखिए, दीज डिस्काउंट्स आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ओवर। इस तरीके के डिस्काउंट देखिए पहले नहीं पता होते और ये बाद में ऑफर किए जाते हैं। क्यों ऑफर किए जाते हैं भाई? एक रीजन ये हो सकता है कि पेमेंट नहीं कर रहा सामने वाला, या वो करने आया उसने कहा सर पैसे नहीं है, तो आपने कहा चल ठीक है जितने उतने दे दो, है ना। तो सच डिस्काउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको माइनस नहीं करने देंगे, हम आपसे पूरे अमाउंट में यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट कह रही है आपने डिस्काउंट दिया, आप जानो, हमें तो हमारा टैक्स पूरी वैल्यू के ऊपर चाहिए। तो राम और श्याम वाले एग्जाम्पल को देखिए हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आपने क्या देखा था कि 50,000 की देखिए सप्लाईज थी, 9,000 रुपए का जीएसटी का अमाउंट था, टोटल 59,000 रुपीज जो है वो पेमेंट करनी थी श्याम जी को, राम जी को। ध्यान से देखिए जरा, इन द अबव एग्जांपल इफ टर्म ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट ऑफ 2%, तो देखिए डिस्काउंट जो 2% दिया गया वो नहीं बताया गया था, नहीं प्रोवाइड किया गया था फॉर पेमेंट विद इन 1 मंथ, अगर आप 1 महीने में पेमेंट कर देते हो। लेकिन मिस्टर राम ऑफर सच डिस्काउंट टू मिस्टर श्याम एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर नेगोशिएशन। मिस्टर राम जी ने देखिए मिस्टर श्याम को कहा ठीक है सर, हमारे बीच जब इनके बीच नेगोशिएशन हुई तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। द डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू। तो गवर्नमेंट कह रही है कि उस सिचुएशन में हम आपको ये जो 2% डिस्काउंट आपने बाद में दिया है ये माइनस करने नहीं देंगे। राम विल इशू अ कमर्शियल क्रेडिट नोट फॉर ओनली द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट दैट इज ₹1000। यहां पर राम जी, पीछे आपने क्या देखा था कि उन्होंने क्रेडिट नोट कितने का इशू किया था? 1180 रुपए का। लेकिन यहां पर वो सिर्फ कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करेंगे और वो भी कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। मतलब ये जो 180 रुपए का जीएसटी वाला अमाउंट था इसके रिस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नोट नहीं जाएगा और यहां पर रिसिपेंट की लायबिलिटी और सप्लायर की लायबिलिटी कम नहीं होगी, ना ही रिसिपेंट को क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना होगा। ध्यान से देखिए, श्याम विल नॉट रिवर्स एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड राम विल आल्सो नॉट बी एबल टू रिड्यूस इट्स जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब। ना ही राम जी अपनी लायबिलिटी कम कर पाएंगे। देखिए, जब डिस्काउंट दिया गया पीछे वाले एग्जाम्पल में, तो जो सप्लायर था उसको भी तो गवर्नमेंट को आगे टैक्स कम पे करना होगा क्योंकि 1180 का क्रेडिट नोट इशू किया था, है ना। तो देखिए, इन दिस केस श्याम वुड पे ₹58,000, 50,000 ये पे करेंगे, 9,000 रुपए का जीएसटी था, 1,000 का डिस्काउंट दिया, तो 58,000 रुपए यहां पर राम जी रिसीव करेंगे श्याम से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा देखिए कि सेकेंडरी डिस्काउंट अगर है तो आपको उसे माइनस नहीं करना है। वेरी वेरी सिंपल। तो चलिए चलते हैं अब हमारे एक और क्लैरिफिकेशन की तरफ, जिसमें गवर्नमेंट ने देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट के बारे में बात करी है। देखिए, परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट जो है आपका वो जनरली ईयर एंड पे दिया जाता है कैशबैक की फॉर्म में, और जिस टाइम सप्लाई हो रही है उस टाइम ये डिस्काउंट देखिए आपका कंफर्म नहीं होता और इसको पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। तो यहां पर देखिए ये एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की फॉर्म है और यहां पर वो जो 3 कंडीशन बताई गई हैं, जिसमें पहली कंडीशन कि एग्रीमेंट के हिसाब से हो, दूसरी कंडीशन किस पर्टिकुलर इनवॉइस के रिस्पेक्ट में है वो आपको पता हो, तीसरी कंडीशन कि जो रिसिपेंट है उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। तो यहां पर देखिए वो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तभी परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा, अदरवाइज माइनस नहीं किया जाता। लेकिन जनरली देखिए ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट देखिए कब दिया जाएगा? आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को है पूरा करा, जैसे कि बोल दिया गया कि सर आपने अगर इतनी यूनिट्स सेल कर दी तो मिलेगा। तो अगर आपने उतनी यूनिट सेल कर दी हैं और किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आपको इनवॉइस डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये चीज अगर आइडेंटिफाई की जा सकती है तभी आपको माइनस करना है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो देखिए, दीज आर ईयर एंड डिस्काउंट एंड आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्लैब एंड आर गिवन एज अ कैशबैक। दिस डिस्काउंट वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट देखिए आपका माइनस नहीं किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते वक्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए गवर्नमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन की फॉर्म में दिया वो है आपका मोल्ड और डाइस के रिस्पेक्ट में। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज 2 पर्सन है, बिजनेसमैन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए देखिए प्लास्टिक बॉटल्स बनाते हैं और इन प्लास्टिक बॉटल्स को बनाने के लिए इस तरीके की ये डाई का यूज करते हैं। मिस्टर ए ने ये डाई मिस्टर बी को दी और कहा कि सर आप मुझे 10,000 प्लास्टिक बॉटल मैन्युफैक्चर करके दे दीजिए और ये मोल्ड्स आपको यूज करने हैं, ये डाई आपको यूज करनी है। तो यहां पर क्या होगा कि सपोज इस डाई की कीमत है 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए की डाई देखिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दी और 10,000 देखिए ये प्लास्टिक बॉटल बनाएंगे इसको यूज करके, और सपोज एक बॉटल के लिए ये 2 रुपए चार्ज करते हैं, तो यहां पर 20,000 रुपए जो है वो कंसिडरेशन बन जाएगा मिस्टर बी के लिए।
अब 10,000 रुपए की ये डाई, तो जब मिस्टर बी देखिए ये बॉटल्स बनाकर वापस करेंगे तो उसके साथ में ये डाई भी वापस कर देंगे। तो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि क्या 20,000 रुपए की बॉटल्स का कंसिडरेशन और 10,000 ये टोटल 30,000 रुपए पे करेंगे मिस्टर ए मिस्टर बी को? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी वैल्यू है मोल्ड और डाइस की जो कि ओन की थी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने, जो कि प्रोवाइड करी मिस्टर ए ने देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिस्टर बी को, वो आपकी देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड नहीं की जाएगी। वैल्यू ऑफ मोल्ड एंड डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू सप्लायर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम। जो भी मिस्टर बी यहां पर सप्लाईज करेंगे देखिए उसमें इसको ये ऐड नहीं करेंगे, इस वैल्यू मोल्ड या डाई की। तो ये देखिए हमारा पूरा चैप्टर था यहाँ तक, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कौन सी चीजें इंक्लूड करनी थी, कौन सी चीजें एक्सक्लूड करनी थी। आपने यहाँ पर देखा कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट किस तरीके से माइनस होगा। अगर बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, इनवॉइस में शो किया, माइनस कर दीजिए, नहीं शो करा, नहीं करना। पोस्ट सप्लाई है तो जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई वो चेक करनी है। पहली चीज कि एज पर एग्रीमेंट हो, दूसरी चीज आप देखिए पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में आइडेंटिफाई कर सको, तीसरी चीज आपने आईटीसी रिवर्स करवा लिया। तो ये तीनों बातें होंगी तो सप्लाई डिस्काउंट आपका माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ तक नोट्स बनाकर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए कि आपने सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स देखे जिन्हें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते वक्त आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसके अंदर आपने देखिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, डिस्काउंट के बारे में पढ़ा और डिस्काउंट की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में देखा कि कब उसे माइनस करना है और कब नहीं करना है। इसी सीक्वेंस को देखिए हम आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली देखिए बिल्कुल क्लैरिफिकेशन ऐड करी है कि आपको एक और आइटम दिया गया है जिसे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते वक्त माइनस करना है। क्या वो आइटम है और क्या होता है उसके बारे में ये हम दोनों बातें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो आपका आइटम है वो है नो क्लेम बोनस। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर नो क्लेम बोनस मिलता है तो उसे भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते वक्त सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली क्लॉज ए के अकॉर्डिंग देखिए माइनस करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो क्लेम बोनस और ये कौन प्रोवाइड करेगा, किस तरीके का ये बोनस होता है जो यहाँ पर बोनस शब्द की व्याख्या करिए। तो सर हम सबसे पहले नो क्लेम बोनस को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। देखिए मिस्टर राम है और मिस्टर राम ने देखिए इसमें से किसी भी आप अज्यूम कर लीजिए एक कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और सपोज यहां पर जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया है इसके लिए ये प्रीमियम भरते हैं और सर प्रीमियम का अमाउंट है आपका ₹12,000, 12,000 रुपए प्रीमियम भरा जाता है मिस्टर राम के द्वारा हर साल। ठीक है जी, और ये जो पॉलिसी है सपोज ये है आपकी 10 सालों के लिए, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग 10 ईयर्स। और देखिए मिस्टर राम की हेल्थ अच्छी रही, इनके परिवार में किसी की भी तबीयत खराब नहीं हुई, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था और इन्हें किसी भी प्रकार से कोई क्लेम नहीं करना पड़ा इस पॉलिसी के अगेंस्ट में 5 ईयर्स तक। तो बहुत अच्छी बात है ये तो कि अगर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसने हेल्थ इंश्योरेंस का यूज नहीं किया, सिर्फ प्रीमियम ये भरते रहे। अब कंपनी ने यहाँ पर क्या कहा कि सर मिस्टर राम जो है वो इन्होंने काफी टाइम तक देखिए अपना ऑलमोस्ट 50% देखिए उन्होंने टाइम स्पेंड कर दिया है इंश्योरेंस का और किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं करा, हम इनका जो प्रीमियम है वो कम कर देते हैं। कंपनी ने यहां पर मिस्टर राम को कहा कि अब आपको जो प्रीमियम पे करना है वो 6,000 रुपए से कम हम कर रहे हैं, मतलब इन्हें अब सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए आने वाले 5 सालों में पे करना होगा, रिमेनिंग 5 ईयर्स में। तो यहां पर ये जो 6,000 रुपए का प्रीमियम कम किया कंपनी ने, देखिए इसी प्रीमियम को हम कहते हैं नो क्लेम बोनस। ये जो कम किया गया अमाउंट है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये कहलाता है नो क्लेम बोनस, क्योंकि आपने किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं किया, इसीलिए उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। सर ये तो समझ में आ गया नो क्लेम बोनस का, लेकिन हमारे इस कॉन्सेप्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर इसका क्या लिंक है? तो सर यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए कि नो क्लेम बोनस को आपको माइनस करना है। अब जिस तरीके से आपने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था बिल्कुल उसी चीज को जरा दिमाग में बैठा के इसको समझिए। आपने क्या देखा था कि सर अगर डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है जो कि इनवॉइस में शो है तो आपको उसे माइनस करना है, लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो आपको नहीं देना। सिर्फ आपको वो कंडीशन चेक करनी होती है जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि पर्टिकुलर इनवॉइस से रिलेट करता हो, एग्रीमेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं, इसके साथ प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल हो। ठीक है जी, तो आप देखिए डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देते हैं, पोस्ट सप्लाई नहीं देते। इसी तरीके से अगर कंपनी नो क्लेम बोनस दे रही है और ये नो क्लेम बोनस कंपनी ने एट द टाइम ऑफ इशूइंग द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ये बात मेंशन करी थी कि आपको नो क्लेम बोनस इन फ्यूचर दिया जा सकता है अगर आपने देखिए कुछ भी अमाउंट क्लेम नहीं किया अपने इंश्योरेंस के अगेंस्ट में, इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में। ठीक है जी, इसके साथ साथ कंपनी ये बात टैक्स इनवॉइस पे भी मेंशन करती है।
तो उस सिचुएशन में अगर फ्यूचर में नो क्लेम बोनस दिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते वक्त उसे माइनस कर देना है। मतलब फिर पूरे प्रीमियम के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, जो बैलेंस अमाउंट होगा उसी पे चार्ज किया जाएगा। लेकिन सर कंपनी ने जब पॉलिसी इशू करी तब ये चीज मेंशन नहीं करी थी कि हम नो क्लेम बोनस दे सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन बाद में उन्होंने दे दिया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखिए इसकी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे और जो प्रीमियम का पूरा अमाउंट होगा उसी पर जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा। यही बात अब यहां पर शब्दों में पिरो के लिख दी गई है, बस आपके साथ हम रीड करेंगे और समझ लेंगे। देखिए डिस्काउंट का एग्जांपल देते हुए बात गवर्नमेंट ने देखिए बताई क्लैरिफिकेशन के माध्यम से। डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई विच इज शोन इन द टैक्स इनवॉइस इज सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। भाई डिस्काउंट माइनस करते हो अगर एट द टाइम और बिफोर सप्लाई दिया। सेम वे इफ नो क्लेम बोनस इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है जी, इंश्योर्ड का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस किया गया, जैसे हमारे एग्जांपल में मिस्टर राम कस्टमर का, एंड इट इज डिस्क्लोज्ड ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में ये चीज मेंशन थी, एंड ऑल्सो ऑन द टैक्स इनवॉइस, देन जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम आफ्टर डिडक्टिंग द नो क्लेम बोनस। जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा, जो नो क्लेम बोनस दिया जा रहा है प्रीमियम में से उसको माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस बचेगा उसी पे चार्ज करना है आपको। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट नो क्लेम बोनस ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट देन जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द टोटल प्रीमियम दैट इज बिफोर डिडक्टिंग द नो क्लेम बोनस। तो सिचुएशन में आपको माइनस नहीं करना है, पूरा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल से देखिए क्लैरिफिकेशन जो कि आपकी इंक्लूड की गई थी वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर सेक्शन 15 में। इसको बहुत अच्छे से नोट करिए, ये था हमारा लास्ट पॉइंट। इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर की, तो इसको नोट करके प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।